गाइस मैं हूं राम मैं मोहम्मद हसन। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपना रैशिंग यूट्यूब चैनल सब दोस्त का चैनल पर वेलकम करते हैं। तो जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 4700 यानी कि 400, ये क्या है, 4700 यानी कि पाकिस्तानी डिपोर्टेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया। यार 4300 पाकिस्तानी डिपोर्ट कर दिए हैं। हुकूमत वाले ले ही ना उसको, क्या है कि जहाज वापस लेके उसके बंदे मारे नहीं। ये तो गलत है। तो चलिए वीडियो देखते हैं क्या वजह बनी है, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। उसका टाइटल है 4700 पाकिस्तानीज डिपोर्टेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया बिफोर पीएम मोदीज विजिट। जी हाँ, तो ये खबर तो बिल्कुल सही है। पीएम मोदी अभी सऊदी अरेबिया के विजिट पर हैं और उनके आने से पहले ही 4700 पाकिस्तानियों को वहां से डिपोर्ट किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि डिपोर्ट ऐसे ही तो नहीं किया गया होगा। पाकिस्तानी कुछ ना कुछ तो वहां कर रहे हैं। तो सऊदी अरब में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बवाल करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसके सबूत दूंगा मैं भी आगे। चलिए देखते हैं कि वीडियो में लोग क्या कह रहे हैं, फिर सबूत आएंगे ना। इंटर्नशिप कर रहे हैं। ये बैग आपने पकड़ा है, मैंने कहा शायद यूनिवर्सिटी से ही आ रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं स्टडी करके आ रहा था ठीक है। लाइब्रेरी से। अच्छा, टॉपिक ये है पाकिस्तानी नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन, मर्द, ये लोग सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में या ओवरऑल किसी भी कंट्री में अगर जाते हैं, वहाँ पे जाके इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो इमेज किसका खराब होता है, उन लोगों का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का डेफिनेटली पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। ठीक है। अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने 4700 यानी 4700 पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया है ये गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में, और उसकी रीजन यही है कि वो वहां पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान में PIA जो है वो उसकी एक वैल्यू थी, और अब जो देखें तो PIA नीचे आ गई है दुनिया में और हाँ, इसी तरह से पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी। और अब अगर देखें तो वो हमें कब होती थी जनाब? ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये फेक बातें हैं। कितने डॉक्टर इंजीनियर पैदा कर दिए पाकिस्तान ने। और अगर उस समय ऐसा था तो पूरी दुनिया में इस समय नाम होना चाहिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स का। पाकिस्तान में डॉक्टर तो अपना इलाज कर नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों का इलाज कर नहीं पा रहे हैं। वहां से लोगों को इंडिया आना पड़ता है इलाज करवाने के लिए, बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, बेहतर इलाज के लिए। और आप कहते हैं कि जी 90s में हम तो ऐसे थे वैसे। ये सुनी सुनाई फेक बातें हैं। ये झूठा ज्ञान आप लोगों को दिया गया है, ये चूरन दिया गया है आप लोगों को। कोई मुझे बता दे कि सऊदी अरबिया में 90s के दौर में ये पाकिस्तानी डॉक्टरों ने धूम मचा दी थी और ये पाकिस्तानी इंजीनियर ने धूम मचा दी थी। और पीआईए क्या थी यार? आप लोग गली क्रिकेट में ना मैच जीत जाते हो तो उसको कंपेयर करने लगते हो कि देखा वर्ल्ड कप में मैच जीता है हमने। अबे वो गली क्रिकेट को तुम वर्ल्ड कप से कंपेयर करते हो। दुनिया में आज से एयरलाइंस काम कर रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, और आप कह रहे हो कि पीआईए का बड़ा नाम था, घंटा नाम था पीआईए का। तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्कों से। क्या रीजन क्या है? आप क्या डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब एजुकेटेड लोग अब नहीं जा रहे वहाँ? कम एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी। और वहाँ जाकर उन्होंने ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे नाले की सफाई हो गई और ये वो। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे आ गया। और डेफिनेटली जो जॉब होल्डर्स या डॉक्टर्स वहाँ पर जाते थे, तो जो निचला तबका था, उनके कामों की वजह से हमारी जो इमेज थी वो भी खराब हो गई। ठीक हो गया। तो अच्छा, इससे पासपोर्ट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, जो एक कंट्री का इमेज होता है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, मैं देख रहा था जब ये खबर सामने आई तो मैंने देखा, मैंने कहा बांग्लादेश का चेक करते हैं, फिर इंडिया से अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं, इंडिया का चेक करते हैं हम, इंडिया के कितने बेकारी क्या सऊदी अरेबिया ने निकालने हैं। तो ऐसा कोई खबर सामने नहीं आई। हाँ, 2020 की ये खबर, ये इंडिया की टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर थी, जिसमें उन्होंने बताया था 450 जो इंडियंस थे उन्हें वहां पे अरेस्ट किया गया था इसी केस में, भीख मांगने की वजह से। यानी कि बहुत पुरानी, जो कोरोना वगैरह चल रहा था। हमारे इधर 4700 अभी रिसेंटली। तो अब इसमें स्पीचलेस है, हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं।
इस हुकूमत को भी देखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं, लगानी रीजन चाहिए। क्या है, क्या वजह है कि यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ पे भीख मांगते हैं, मतलब इतने लाखों रुपया वीजा पे भी लगाते हैं, टिकट पे भी लगाते हैं। तो ये काम चोरी है। अच्छा, हाँ, जिस तरह अभी देखें जो भीख मांग रहे होते हैं, लाखों में कमा रहे होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने छुपाई हुई होती हैं, उनका अकाउंट खोलें तो इतने पैसे पड़े होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो तब निकलते हैं। आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के करीब भिखारी मौजूद हैं जो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो ऐसे ही है, ये जो भिखारी होते हैं ये इमोशंस जो है वो सेल करते हैं, हमें दुआएं देते हैं और हम भी वो सुन के जो है उनको पैसे दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 20 रुपए दे देते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई भिखारी है, अगर कोई नौजवान लड़का देखता है तो उसे वो ये दुआ दे देता है कि आपकी जॉब हो जाए, डेफिनेटली वो परेशान जो होता है। अनएजुकेटेड हैं, थोड़े गरीब हैं, वो तो भीख मांगते हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो वो भी लीगल नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन समझ आती है यार उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो भीख ही मांगेगा या कुछ ऐसा करेगा। अब हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी प्रॉपर जो सा वो इस शोबे में आ रहे हैं, पाकिस्तान से हमें नजर आ रहे हैं। तो ये जैसे मैंने पहले बताया, देखिए, पाकिस्तान में भीख मांगना एक बिजनेस आइडिया बन गया है, बतौर बिजनेस इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा संगठित लोग हैं इसमें, वो भिखारी बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं तो कह रहा था कि पाकिस्तान को अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्सेज शुरू करना चाहिए, बैचलर इन बेगिंग, मास्टर्स इन बेगिंग, पीएचडी इन बेगिंग, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा आप लोग रेमिटेंसेस कमा सकते हो इससे विदेश में जाकर, और इनफैक्ट आप लोग ये कर रहे हो। मुझे याद है वो एक पाकिस्तानी लड़की थी, उसके क्लिप में कई बार लगा चुका हूँ, फिर लगा देता हूँ, कि उसने भीख मांग मांग के उसने करोड़ों रुपए, घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ बना लिया। लगाओ भी क्लिप। लाइबा, मुझे ये बताएं, आप मलेशिया में रहती हैं? जी। तो पहले ये बताएं, मलेशिया में आपके पास क्या क्या है? 2 फ्लैट्स हैं, कार है और अपना बिजनेस भी है। इतनी अमीर कैसे हुई? भीख मांग कर। ये पक्की बात है? जी जी। भीख मांगती कैसे थी, क्या बहाना करती थी, क्या सारा करती थी? ना बीना बनकर, हाथ में किताब पकड़कर, और हर किसी को अपनी झूठी कहानी बतानी। तो अभी तो मेरे पास और भी बहुत सारे सबूत हैं जो भी लेटेस्ट आए हैं भिखारी पाकिस्तान के। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। आपने बात की सऊदी अरब की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, जो बंदा सऊदी अरब उम्रे का खर्चा बना के जाता है, जी जी, अच्छे खासे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। ठीक है। बेसिकली फंक्शन तो ये होता है ना, बाहर रियाल की इनकम होगी, जी बिल्कुल। 5-7 लाख रुपया खर्च करके आप उम्रे पे जाएगा जो बंदा, तो वहाँ भी नेटवर्क है इनका एक। अच्छा, पाकिस्तानियों का या बिल्कुल। इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है? पाकिस्तानियों ने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, जाहिर है वहाँ होस्ट होते हैं ना इनके, ठीक है। जो गाइडलाइंस देते हैं, रोड मैप बनाते हैं। नहीं, इससे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो नीचे नहीं गिर जाती, इससे हमारा इमेज नहीं खराब होता। इमेज तो आप देखें, मीडिया रिपोर्ट्स में आप बात एक्सपोज हो चुकी है, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी बात सामने आ चुकी है, आए प्रिंट दिन हम मीडिया में वीडियोस भी, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हर बंदे को पता चल चुका है कि उम्रे की आड़ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है, कानून नाफज करने वाले अदारे क्या सोए हुए हैं। ठीक है। उनको अच्छा, हर- हमारे पॉलिटिशियन जो उनसे हैं, जाहिर बात है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है, क्या आपको नहीं लगता उन्हें बकायदा मैनेजमेंट करनी चाहिए, देखना चाहिए कोई पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जा रहा है, वो किस पर्पज के लिए जा रहा है, उधर भी जाके उसके ऊपर जो एम्बेसी है वो थोड़ा नजर रखे। और देखें, अभी हमारे पॉलिटिशियन वहाँ पे जाते हैं, वो क्या डील्स करते हैं। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी 1-2 दिन तक उनका विजिट होगा सऊदी अरेबिया में, उससे पहले ही उन्होंने इतने पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया। बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन है और पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदा किया गया है। ठीक है। हम हम हुद्दू में हैं कि उन्होंने क्या किया है? नहीं, पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है, क्योंकि अब जाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है, कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है, काबिल मजम्मत मामला है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। कानून नाफज करने वाले अदारों को एक मौसर पॉलिसी बनानी होगी ठीक हो कि गया। वो इन लोगों पर वो गिरफ्त में लाएं, और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये जो प्रोफेशनल गदागार हैं इन पे हाथ डालें और इनको सिर्फ पकड़े ना, इनकी तरबियत करें, इनको कोई गाइडलाइन दें, इनको कोई काम सिखाएं, कोई हुनर सिखाएं, ताकि रोजगार के लिए बेहतर अंदाज से ये आगे बढ़ भाई सकें। मुझे कह रहे थे कहीं ना कहीं काम चोरी भी शामिल है, मतलब हम सुस्त हो चुके हैं, शायद एज ए नेशन सुस्त हो चुके हैं। नहीं तो देखें, अगर गुर्बत पाकिस्तान में है तो गुर्बत तो फिर इधर बांग्लादेश में भी होगी, इंडिया में भी बहुत से लोग गरीब होंगे। लेकिन मैंने इंटरनेट पे सर्च किया ना कि कितने इंडियंस भीख मांगते सऊदीया में पकड़े गए, कितने बांग्लादेश के भीख मांगते पकड़े गए। बांग्लादेश का कोई ऐसा नजर नहीं आया, मांगते होंगे लेकिन ऐसा कोई न्यूज सामने नहीं आई। इंडिया का देखा तकरीबन 450 इंडियंस, वो भी 2020 की खबर है इंडिया के एक न्यूज़पेपर की।
तो हमारे आए दिन ये खबर आई होती है, वो क्यों नहीं भीख मांगते? देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक मौसर हिकमत अमली बनानी होगी, बिल्कुल पॉलिसी बनानी होगी, पॉलिसी बनानी होगी कि इस मामले को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा बिल्कुल सकता है। पॉसिबल है। और ये जो लोग एक लफ्ज है मैं आपको बोलूंगा, जो वेले लोग हैं हाँ। उनको नेटवर्क में लाना होगा, उनको कोई काम सिखाया जाए, ये चीज ड्राइविंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज किसी को ड्राइविंग सिखाएं, किसी को प्लम्बरी का काम सिखाएं, किसी को इलेक्ट्रिशियन का सिखाएं, स्किल दें। जो पढ़े लिखे हैं उनको आईटी में इन्वॉल्व करें, ठीक है, तो खुद ही जान छूट जाएगी। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पहले मुझे बताएं, देखने वाले भी, कि आपके अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कितने बेकारी मौजूद होंगे? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, ऑलमोस्ट कितने बेकारी मौजूद होंगे? फिर मैं आपको ऑथेंटिक, जो कि पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने खबर बोली है कि कितने पाकिस्तानी भीख मांगते हैं, वो बताऊंगा। आपके ख्याल से कितने होंगे? अंदाजा लगाएं, कोई तुक्का लगा दें। आप लाहौर की बात कर रहे हैं? नहीं, पूरे पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में भी मांग रहे हैं और पूरी दुनिया में 10%। 10% मतलब अगर 25 करोड़ पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है ना, हाँ। उसका एटलीस्ट 10% इसी प्रोफेशन से वाबस्ता हो ठीक जाएगा। है, बिल्कुल आपने एग्जैक्ट बताया। उसकी रीजन पता है क्या है? हमारे ख्वाजा आसफ साहब ने ये भी स्टेटमेंट दिया, तकरीबन 2 करोड़ भिखारी हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में पाकिस्तान की तरफ से जाते हैं और भीख मांगते हैं। और पता कितने पैसे कमाते हैं सालाना? 40 बिलियन। इस मामले को बेहतर अंदाज से अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे शर्मिंदगी से बचना है, हाँ। तो इसको ओवरकम करने के लिए कोई पॉलिसी ये चीज है, मेन चीज। जी नहीं, ख्वाजा आसिफ ने गलत जानकारी दी है। बेइज्जती कम हो इसलिए डेटा कम बताया उन्होंने। आपकी ही मीडिया की रिपोर्ट है, आपकी मीडिया की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 3 करोड़ भिखारी हैं। 20-22 करोड़ में 3 करोड़ भिखारी हैं। लगाओ भाई वो क्लिप। रमजान मुबारक आते ही भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। भिखारियों ने बड़े शहरों का रुख कर लिया है। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद भीख मांगते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना औसतन 900 रुपए भीख मांगी जाती है और कराची में रोजाना फी भिखारी 1450 रुपए भीख मांगता है। सालाना बात कर ली जाए तो 1 अरब 15 करोड़ 71 लाख और 43,000 डॉलर के लगभग भीख दी जाती है। तो ख्वाजा आसिफ यहां भी गोल मार गए। और मुझे लगता है कि पूरा ओवरऑल अगर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कितने भिखारी हैं दूसरे देशों में जाकर मांग रहे हो, सब निकाल ले तो 4-5 करोड़ निकल आएंगे भिखारी पाकिस्तानी। और भिखारी से याद आया, अभी एक लेटेस्ट वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। एक मोहतरमा है पाकिस्तान की, वो सऊदी अरब में भीख मांग रही थी। लगाओ भाई क्लिप। तो शर्म नहीं आती है? अच्छा ठीक है, सॉरी। क्यों मांगते हो? अच्छा ठीक है, सॉरी भाई जान, बस सॉरी बोला, जाओ भाई। जो लिए उससे बात नहीं कर रहा हूँ मैंने। तो लिए तो आप जैसे लोग होते हैं जो नाम बदनाम करते हैं पाकिस्तान का। कुछ शर्म नहीं है आप लोगों में? देख लिया आपने। और इसके पहले भी मुझे याद है कि एक पाकिस्तानी ने एक और भिखारी पाकिस्तानी को पकड़ा था और जब उसे पूछा तो वो भागने लगा था। वो भी क्लिप लगाओ भाई भिखारी की। अस्सलाम वालेकुम। इस भाई को कोई जानता है? नहीं, इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, पाकिस्तान से आया, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर। एक मिनट, तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं। साले ये सऊदी अरब में आके मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तो भाई अब पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात घुस गई है कि भीख मांगना सबसे इजी काम है, कम टाइम लगाओ, ज्यादा पैसे कमाओ। और वो वही करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी कौम एक आलसी कौम है, कामचोर कौम है। वो अपने रिलीजन का इस्तेमाल सिर्फ कामचोरी करने के लिए करते हैं। काम ना करना पड़े, बस पैसे आते रहे। और भीख मांगना सबसे बढ़िया चीज है। भी खत्म की थी क्या? भीख मांगना? भीख मांगना। ठीक है। उन लोगों को लेके गए थे सऊदीया में, काम दिलवाया, वो वहाँ चले गए भीख मांगने। ठीक है। वो जो कहते हैं घर में बेकार है, वो बाहर भी जाके बेकार होगा। ये एक आदत बनी हुई है। ये चीज उसको तुम काम सिखाने, क्या तुम उसको जहाज पे भी बिठा दो ना, तो वो आपको चकमा दे के सीधा निकल जाएगा वहाँ चौक पे खड़ा मतलब होगा। जिसको एक आदत पड़ गई है भीख मांगने की, उसे आप काम दोगे भी तो वो नहीं करेगा। वो नहीं करेगा। उसकी एक मतलब है, मैं सारा दिन अगर एक काम करता हूँ तो 1500 दिहाड़ी कमाता हूँ। ठीक है। भीख मांगने से वहाँ चला जाऊँ तो मुझे 5000 मिलते हैं, वो भी एक खड़े होके 1 घंटे के। तो गवर्नमेंट मुश्किल है कि ये इस पे काबू करे। लेकिन इसके लिए अपनी रिस्पेक्ट को खत्म करना पड़ता है ना। फिर उम्रे की बात आई हुई है ना, जो उम्रे पे जाता है और भीख मांगता है, लेकिन वो बहुत कम लोग उम्रे पे जाके भीख मांगते होंगे। ये जो काम करने वाले कई लोग गए हुए हैं ना, उनको कहीं काम नहीं मिलता, कहीं उनकी मजबूरी हो जाती है, वीजे के पैसे लगाए होते, वो जाके साइड पे वो ये निजाम कर देते। उम्रा और आज ये बदनामी हो जाएगी हमारी। कल को कोई बंदा जाएगा,
उस पे मतलब शक किया जाएगा कि ये भी भीख मांगने जा रहा है। ये जो काम करने वाले लोग गए हुए हैं ना, उनको अक्सर बेरोजगारी हो जाती है, 2-2 3-3 महीने। उन्होंने कफालत भी देनी होती है, कमरे का खर्चा भी देना होता है, नहीं खाना तो वो भी तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं, तो वो क्यों नहीं उस तरीके से खबरों में आते हैं अगर वो ऐसा कुछ करते नहीं है? वो तो है, लेकिन क्या वो मेहनत कर लेते हैं? मेहनत करने की बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनका किराया भी कम है। हाँ ये है, टिकट हमारा जहाजों का किराया भी ज्यादा है, उधर जाते हैं, मतलब इधर बेरोजगारी भी, हुनरमंद भी लोग कम है। आप लगता है क्या बात कर रहे हो यार, मतलब इंडियन है तो उसको घर का किराया कम पड़ेगा वहां रहने का, और सऊदी अरब और ये तो मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा पास है, हमसे तो ज्यादा दूर है, तो पास वाले का जहाज का किराया ज्यादा होगा और दूर वाले का कम होगा। कमाल की बात है यार। और गवर्नमेंट क्यों इसमें सपोर्ट करेगी भाई? भाई हमारे लोग भीख मांगने नहीं जाते, हमारे लोग काम करने जाते हैं, स्किलफुल लोग हैं, आईटी से हैं, कुछ भी हो, स्किल लेकर जाते हैं। और हमारा कल्चर हमें कहता है कि मेहनत करो, काम करो। मैं नहीं कहता कि 100 के 100 लोग हमारे यहां सब बहुत मेहनती हैं, नहीं है, लेकिन आपके यहां जो परसेंटेज है उससे ज्यादा मेहनती लोग हैं हमारे यहां। और हमारे यहां से जब कोई लोग बाहर जाते हैं तो उनको इस बात का भी ख्याल होता है कि सिर्फ पैसे नहीं कमाने हैं, हम अपने देश के एम्बेसडर हैं। अगर हमने कोई गलत काम किया तो हमारे देश की बदनामी होगी। तो हमारे लोग अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पाकिस्तानी नहीं करते। भी कर रहा है हम जी। हाल क्या है पाकिस्तान में? हाल तो भी पूछे ना। क्या हाल है? बिजनेस कर रहा हो, बिजनेस में जो है ना अच्छे खासे जो है ना वो नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। क्या वजह? यार बिल इतने, अखराजात इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि दिन को जो है ना मुझे 20,000 कमाने चाहिए। अच्छा, 20,000 कमाऊंगा तभी जो है ना अपनी जेब में आगे 20,000 से आगे, अगर उससे आगे कोई मुनाफा है जो 20,000 के बाद होगा, वही जो है ना मेरे जेब में आएगा। अच्छा मैं एक मिनट सॉरी, मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा भाई ने बताया कि मैं देखे हम आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो भीख मांगने पे करेंगे। पाकिस्तान में दिन ब दिन भिखारी बढ़ते जा रहे हैं, सऊदीया से भिखारियों को निकाल दिया, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ, लो जी भाई ने इस चीज को झूठ साबित कर दिया है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं एजुकेशन भी हासिल कर रहा हूँ, बिजनेस भी कर रहा हूँ, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा। यार ब्रदर कहानी ये है कि मैं खुद 2018 में इस शहर में आया था, जीसी यूनिवर्सिटी डिग्री मेरी चल रही थी, तो उस वक्त तकरीबन हम 2 बंदों का नाश्ता जो है ना, सुबह का नाश्ता वो 150 रुपए में हो जाता 2 बंदों का, ठीक है। आज की तारीख में मेरे अकेले का नाश्ता जो है वो 300 रुपए में नहीं हो रहा। ऐसे ही है। तो यार वो अखराजात इतने बढ़ गए, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि मतलब वो खर्चे निकालना तो वो बिजनेस भी घाटे में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। हालांकि मैं खुद ऑनलाइन मैंने भी कोर्स किया, मेरा छोटा भाई है। भाई तो इसकी रीजन क्या है? देखें ये हम चले क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई मुश्किलात हैं, लेकिन इसका हल भी तो होगा। आप एज ए बिजनेसमैन या एज ए स्टूडेंट बैठ के सोचते होंगे ना कि यार इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, गवर्नमेंट ये पॉलिसीज ले आए तो बेहतर हो सकता है। यार ब्रदर बात यह है कि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। तो कहानी ये है कि हम अगर सिंध सूबे की बात करें तो सिंध सूबा एक वक्त में एक ऐसा सूबा था जो पूरे हिंदुस्तान को ना वो ज़राअत सप्लाई कर रहा था। अच्छा। फसल सप्लाई कर रहा था। आज उसकी फसल सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरी नहीं। कब भाई साहब, कब सिंध ऐसा सूबा था कि पूरे भारत को फसल सप्लाई करता है? कैसी बातें करते हैं यार आप लोग, कैसी बातें करते हैं? कब हुआ ये? कितने मीट्रिक टन वो गेहूं उपजा लेता है, व्हीट उपजा लेता है और राइस उपजा लेता है? भारत का साइज देखा आप लोगों ने? कितनी आसानी से आप लोग ये झूठ चूरन जो आप लोगों ने चाटा हुआ है वो आप उगल देते हो। ये एक समय था जब ये सिंध जो था पूरे भारत को जो है वो फसल सप्लाई करता, घंटा करता था। कोई डेटा दिखाओ, बताओ कि इतने टन यहां पे उपज होती थी और इसे पूरा भारत खाता था। क्या प्रोपेगेंडा करते हो यार तुम लोग यार, ना डेटा का पता ना फैक्ट का पता, जो मन में आए, जो चूरन तुम लोग के दिमाग में डाला गया वही चूरन उठा के तुम लोग बोल देते हो। पूरी नहीं हो रही, क्यों? वजह क्या है? हमारे पास मादनियात की कमी नहीं है, हमारे पास हर चीज का पूरे है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है। और जो ऊपर सरबराह बैठे हैं उनकी जेब जब भर जाए तो तभी हमारे लिए कुछ बचेगा। अच्छा आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, आपने बोला कि एक सिर्फ सिंध का जो इलाका था पूरे हिंदुस्तान को अनाज प्रोवाइड करता था। आज पाकिस्तान अलग गया, हिंदुस्तान अलग गया, 1947 में अलग हो गया। वहाँ पे जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे भी आपको लगता है कि ऐसी बेरोजगारी, गुर्बत और भीख मांगना ये चीजें चल रही होंगी? गुर्बत तो होगी लेकिन इतनी है, या भीख मांगने वाले होंगे लेकिन सऊदीया में जाके इतने इंडियंस पकड़े जाते होंगे? यार ब्रदर मैं एक बात कहूंगा आपको, और ये बात शायद इस पे कुछ लोग एतराज भी करते हैं। मुझे मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी।
वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे, अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे, एजुकेशन में करे। बिल्कुल बड़ा वायरल हुआ था, टेक्नोलॉजी में करे। कहानी सारी ये है ब्रदर कि वो लोग जो है तरक्की के राह पे गामजन है, हमको पता नहीं इन्होंने किसी और चीजों में उलझाया हुआ है। लेकिन इसमें अब हमारा भी तो रोल होना चाहिए ना। हमें यानी तब तक मसला होता है जब तक पता ना चले कि इशू क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। जब मुझे भी पता चल गया, इन्हें भी, हम सबको पता तो चल गया कि हमारे सियासतदानों ने हमें किसी और रास्ते पे लगाया, तो फिर हम सीधे रास्ते पे क्यों? बिल्कुल ऐसे ब्रदर, आप भिखारियों की बात कर रहे हो, लेकिन आप एक चीज को छोड़ रहे हो। क्या? भिखारियों के साथ साथ दिन ब दिन जो नशे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ड्रग्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और ड्रग्स में जो 50% से भी अब स्टूडेंट ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं। फैशन कह ले, ट्रेंड कह ले, वो मतलब वही तो उनका जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से जो उनकी आमदनी है, जो ये बड़े सरबराह बैठे हुए ड्रग्स जो। चलिए छोड़े, वीडियो खत्म करते, बात हो गई। बेसिक फर्क बताऊं क्या है? आपका रेडिकलाइजेशन, आपके मजहब ने आपको रेडिकलाइज किया। मजहब कहने का मतलब है कि मजहब का नाम लेकर आपके मुल्ला मौलानाओं ने आपको रेडिकलाइज किया। अभी आप बताओ, आज 21वीं सदी चल रही है, आपका आर्मी चीफ आकर जो बयान देकर गया कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हिंदू बेकार हैं, ये है वो है, ये एक आर्मी चीफ को शोभा देता है आज के जमाने में बात करना? क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं फंस गया हूं, और मुझे अगर कोई चीज बचा सकती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे इस्लाम की शील्ड बचा सकती है। अगर मैं इस्लामिक टच दूंगा तभी मेरी जान बचेगी। आज के जमाने में ऐसी बात कहां होती है? आपने बात करनी चाहिए थी इकोनॉमी की, आपने बात करनी चाहिए थी बिजनेस की, आपने ये किया। आज 78 साल बाद फिर से वही राग कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हिंदुओं से हम बेहतर हैं, हमारा सोचने का तरीका अलग है, हम ये हैं वो हैं, टू नेशन थियरी। 1971 में टू नेशन थियरी कहां घुस गई? जब ईस्ट पाकिस्तान मुसलमान ही था ना, अलग हो गया। कोई उठ के सवाल पूछता ना वहां पर कि 1971 में कहां घुस गई थी टू नेशन थियरी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों की कि आपके मौलाना, आपके मौलवी, आपकी सरकारें, आपके आर्मी, ये सब इस्लाम का इस्तेमाल करती हैं अपने पावर को कायम रखने के लिए, अपनी अय्याशियों को जारी रखने के लिए। मजहब का चूरन चटाती हैं, आप चाटते हैं, आप काम करते हैं, आपके टैक्स के पैसे, आपके कमाए हुए पैसे में से जो हिस्सा जाता है उससे आपके आर्मी चीफ ऐश करते हैं, आपके पॉलिटिशियन ऐश करते हैं, और आप लोग कमाते भी हैं, मेहनत भी करते हैं और टैक्स भी देते हैं। आपके हर चीज में टैक्स देना ये नहीं है कि आपके सैलरी से टैक्स कट गया, नहीं। जो आप साबुन खरीदते हैं, जो आप ब्रश खरीदते हैं, जो आप राशन खरीदते हैं, उन सब पर टैक्स है, और वो टैक्स सरकार को जाता है। आपके नेता कुछ नहीं करते, कोई नौकरी नहीं करते, कोई जॉब नहीं करते, आपके कमाए हुए पैसों पर ऐश करते हैं। आपकी थाली में हो सकता है कि शायद एक रोटी और एक सब्जी हो जो आप मेहनत से कमाई हो, लेकिन वो 56 भोग खाते हैं। और रही बात सऊदी अरबिया की, देखिए पाकिस्तानियों को सऊदी अरबिया के लोग बहुत बेहतर जानते हैं। आपको पता है कि विदेश में ये जो पाकिस्तानी हैं, जो एक क्रिमिनल माइंडेड पाकिस्तानी, सबसे ज्यादा कहां बंद हैं? सऊदी अरब में। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी जेलों में सऊदी अरब की जेल में बंद हैं। उसके बाद नंबर 2 पे यूएई है। लगाओ भाई क्लिप, दिखाओ इनको डाटा। कंट्रीज विथ हाईएस्ट नंबर्स ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स, जरा देखिए नंबर 1 पे कौन सा है? सऊदी अरबिया। 12,156 पाकिस्तानी सऊदी अरबिया की जेलों में बंद हैं। यूएई 5,292। तीसरे नंबर पर है ग्रीस, यूरोप है ये, 811 पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। चौथे पर है भारत, 706 पाकिस्तानी जेलों में बंद है, भारत की जेलों में। बहरीन में 450, इराक में 519, चाइना में 400 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। कतर में 338 पाकिस्तानी जेल में बंद हैं। यूके में 330, इटली में 330, ओमान में 309, टर्की में 308। अब जरा गौर कीजिए, यह है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये टॉप 12 कंट्रीज हैं जहां पर पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं। इनमें से देखिए टॉप मोस्ट कितने मुसलमान कंट्री हैं? सऊदी अरबिया 1, यूएई 2, बहरीन 3, इराक 4, कतर 5, ओमान 6, टर्की 7। टॉप 12 कंट्रीज में 7 इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बंद हैं। दूसरी बात, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हर बार ना, देखिए कैसे नैरेटिव बनता है। जो ओरिजिनल बात है वो लोग आप नहीं करेंगे। आप लोग बात करेंगे, देखिए भीख मांगते हैं, भिखारी वापस कर दिए, नहीं। पाकिस्तानी क्रिमिनल्स हैं,
पाकिस्तानी सऊदी अरब में जाकर क्राइम करते हैं। अगर क्राइम नहीं करते, ड्रग्स का सबसे बड़ा धंधा करते हैं पाकिस्तानी नशे का सऊदी अरब में। लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। सबसे ज्यादा सऊदी अरब में अगर किसी को खुलेआम फांसी दी गई है तो पाकिस्तानी है जो लटकाए गए हैं ड्रग्स का काम करते हुए। आप सोचिए। लेकिन आप लोग ना भीख मांग के अपनी छवि अच्छी करना चाहते हैं। नहीं, वो भिखारी हैं, मजबूर हैं बेचारे, पैसे कम है। क्राइम क्यों कर रहे हैं? क्रिमिनल्स की बात करो। पाकिस्तानीज आर क्रिमिनल्स, टेररिस्ट। और अभी तो और भी जगह से भगाए जाओगे, चिंता मत करो। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। 4700 बंदा जो है वो सऊदीया ने जनाब रिपोर्ट कर दिया। बगैर क्या यार हर जगह पर। ये तो वही बात होगी ना कि हमारे हुक्मरान भी भीख मंगे और हमारी अवाम भी पैसे। वो भी जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, वहाँ अपना कटोरा जो सामने कर देते हैं। और ये जहाँ जाते हैं मजदूरी के लिए, वहाँ इन्होंने बड़ा ये आसान समझा हुआ कि मुंह थोड़ा सा टेढ़ा कर लो, हाथ जो थोड़ा सा आगे कर लो, तो मांग लो भाई जिस अंदाज से मांगते हो। और एक भाई को वो जो जिसको वो पकड़ा था भाई, तो पीछे से वो दुड़की लगा के भाग गया और पुकार भी रहा था कि भाई आपने हमारे मुल्क का, आप इधर आकर बदनाम करके। तो कहने का मतलब ये है कि हट्टे कट्टे हो आप। वहाँ चले एक बंदा है, उसके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, या वो पा जाए, कोई उसको मजबूरी है, तो फिर चलो मांगता, वो समझ आती कि यार ये तो बंदा मजबूर है, इसका कमाने वाला नहीं, ये खुद कमा नहीं सकता, तो फिर समझ आती कि यार ये जो बंदा है ना ठीक है, इसकी तो समझ आती। बाकी अगर एक बंदा हट्टा कट्टा हो फिर वो मांगे, और वो भी प्रदेश में मांगे, तो अपने मुल्क में ये है बिजनेस एक किस्म का बिजनेस है। वो लड़की ने ग्रुप तंजीम में वो लड़की बता रही थी कि मैं ऐसे किताब पकड़ के तो ऐसे थोड़ा सा नाटक करके मांगती थी, और आज मैंने अरबों खरबों रुपया बना लिया, बंगले बना ले, गाड़ियां बना ली, पता नहीं क्या कुछ बना ला, और बड़े बेशर्म भी उसको नहीं आ रही, बड़े धड़ल्ले से बोल रही है कि मैंने ये चीजें जो है इससे बना ली। और दूसरी बात ये है कि इसके मुतल्लिक हदीस मुबारक का हदीस है, उसका मफहूम है कि जो शख्स मांगते मांगते मर गया तो उसकी जो बख्शे जो है वो नहीं है, यानी कि वो बख्शा नहीं जाएगा क़यामत वाले दिन है, तो उसका जहन्नम में ठिकाना होगा। तो इस तरह यानी कि भीख मांगना ठीक नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और देखें कि ये पाकिस्तानी या मतलब कोई भी दूसरी कंट्री में जाकर ऐसा काम करते हैं तो बहुत गलत करते हैं, तो बेगैरती है एक किस्म की। अभी इंडिया में दुर्घटना के चैनल पर अभी करंट वीडियो चला रही है, उसने इंडियन जो बैकर्स हैं उन पर उसने वीडियो बनाई है। इतनी यानी कि ये एक किस्म का पूरा माफिया बना हुआ है। लेकिन भाई साहब जो है उन्होंने इंडिया के बारे में बात नहीं करनी होती, उसको पकड़ा हुआ है। भाई बांग्लादेश में भी है, हाँ में भी है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तानी जो है उनकी तादाद ज्यादा है, वो बैरून मुल्क में करते हैं। मसला ये यार मैं मेरे को मानता हूँ, मैं इस बात को बाहर मुल्क की हो रही है, अपने अपने मुल्क में तो सारे ही मानते हैं, लेकिन इंडिया में भी ये है कि वहाँ पर बहुत बड़े माफिया हैं, तंजीमें बनी, और पाकिस्तान में भी सेम कंडीशन है। और ये मैं इस बात के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर इंडिया में वो बात हो तो इंडिया में भी वो कह रहे हैं कि यार ये गलत है, हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सुहेब चौधरी ने बताया भी है कि 4700 बंदा है ना वो पाकिस्तानी है जो डिपोर्ट किया गया है, और इंडिया और बांग्लादेश के बारे में अभी कुछ कह लें कि पता नहीं चला कि बांग्लादेश और इंडिया के भी लोग हैं या नहीं है, लेकिन 4700 जो बंदा है डिपोर्ट किया गया है वो पाकिस्तानी है जो वहाँ पे भीख मांगते हैं। उसमें आ जाता है दुबई में भी काफी लोग हैं हट्टे कट्टे जो है वहाँ पे भीख मांगते हैं, काम काज छोड़ के। मैं तो समझता हूँ ये वहाँ पे चले अगर काम करते हैं ना सुबह टाइम, तो सेकंड टाइम जो है इन्होंने पार्ट टाइम ये काम शुरू किया होगा कि पार्ट टाइम हम कहीं जाकर खड़े होकर मांग लें। एक जगह पे मेरे ख्याल में दुबई में बंदा था या सऊदीया में बंदा था, वो इशारे जहाँ गाड़ियां रुकती हैं वहां बंदा हट्टा कट्टा बिल्कुल लंबा सा
वो भी मांग रहा है, तो गाड़ी में बैठे हुए पाकिस्तानी जो है उन्होंने उसको बुला लिया, उसने सलाम लिया और उसके बाद कह रहा कि आप मांग रहे हैं। नहीं नहीं, वो उल्टा वो कह रहा था मांगने वाला कि आप गलत कर रहे हो, आप बुरा कर रहे हो कि आप वीडियो बना रहे हो। उन्होंने कहा आप रुको तो सही, फिर वो भाग गया, चला गया। ये हालत है, शर्मिंदा खुद नहीं होते बाहर के मुल्कों में जाकर। ये नहीं है कि अगर आप मांगते हो तो आप जाके वहां बड़ा कारनामा कर रहे हो, बड़ा ऊंचा नाम कर रहे हो, आप गलत कर रहे होते हो, क्योंकि आपके साथ साथ और पाकिस्तानी होते हैं, वो काम करते हैं, वो जॉब्स करते हैं वहां पे, अलग अलग कंपनियों में जाकर जॉब करते हैं, और उनको इस चीज का कह लें कि काफी नुकसान होता है। आप तो करते ही हैं, आपको शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन उनको का अच्छी खासी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। होता है। अच्छा, मैं एक पाकिस्तानी मतलब कि एक भिखारी था, उसकी बात सुन रहा था, उसने पंजाबी में बयान दिया। तो जो मतलब के एंकर था वो बात कर रहा था कि पंजाबी हो सकता है किन्ने की दिहाड़ी ला लेते हो, ते जेड़ा तू मतलब कि जो भिखारी में बोल दो, नहीं यही नहीं, बात है। मैं उसकी बात आपको पंजाबी में बताऊंगा। तो जो सामने जो भिखारी था उसने ये कहा कि अगर माफ करने वाले बैंड ना ही मानते 1000 रुपए की दिहाड़ी कितने भी नहीं गई। यार मैं हैरान हूँ, वो बंदा मतलब कि जो नहीं देता, एक से पास नहीं होती है वैसे भी नहीं देता, तो उसको वो गाली निकाल रहा था। नहीं, ये नहीं, जिसके यहाँ पर पहुंच चुकी कोई है बंदा आता है किसी के पास भीख मांगने हाँ। के लिए, तो समटाइम्स ये होता है कि एक बंदा चले उसके पास 10 है, 20 है, 50 है, 100, वो चुप करके उसको भिखारी को दे देता है। और किसी वक्त किसी बंदे के पास पैसे नहीं होते, भाई वो उसको इसके बोलता साथ है, 3 मरतबा वाकया हो वो चुका उसके है। साथ मैंने खुद बोला था ना। मैं एक दफा के सलून में बैठा हुआ था, तो एक भाई नशे ही था, वो आया, तो वो कह रहा था कि अल्लाह के नाम पे दे दो। मैंने कहा यार मेरे पास इस वक्त पैसे हैं नहीं, खुले नहीं थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि भला हो, हम तो अक्सर बोलते हैं कि भला हो यार चले जाओ। आराम तो वो 3-4 दफा कहने के बावजूद वहां से टच से बस ना हुआ। फिर उसने मुझसे बोला कि यार देख, मुझे फिर गुस्सा आया कि मैंने इतनी गंदी बात की ना, यानी कि मैंने अपने हिसाब से गंदी बात उसको नहीं की, यानी कि मैंने अपने वाले से की गंदी बात, वो यहाँ पे मैं यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता। तो फिर वो इतना ठीक हुआ, उल्टा मुझे ही लड़ने लग पड़ा क्या आपने ये बात क्यों की। मैंने यार मैंने कहा, मैंने मजाक बात की, कोई गाली वाली उसको नहीं दी थी, तो मेरे साथ वो लड़ने लग पड़ा। तो मैंने आगे उसको जवाब दिया कि भाई आप जो है, आप 6-7 दफा आपको बोला है कि भाई माफ कर दें, खुले पैसे नहीं है तो आप जान छोड़ दें इस दफा। तो वो जब मैंने वो बात बोली तो उसको इतनी आग लगी ना, वो फौरन वहां से रफू चक्कर हो गया। ये होती है वहां। तो भाई ऐसा भी होता है, कुछ मजबूर भी होते हैं, जैसा कि आप और मैं वो उधर गया थे कंसल्टेंट, तो वहां पर मैं गया, मतलब गया तो एक अम्मा थी, तो वो कह रही थी बेचारी, मतलब वो वाकई जेन्युइन चले बूढ़ा हो, जिसका पाँव ना हो, टांग ना हो, हाथ ना हो, आंखें ना हो, चले इनका तो बनता है काम नहीं कर तो सकते। वो मतलब वो कह रही थी कि मैंने जो है ना बेटा जो है ना अपने घर जाना, मेरे पास पैसे नहीं है, खत्म हो गए, वो मेरा बेटा है, तो आप मुझे पैसे मत दो, आप रिक्शे वाले को दे दो। तो वो बेचारी मुझे लग भी रहा था कि यार ना मतलब इसकी वर्किंग कंडीशन सीरियस है। तो फिर मैं रिक्शे वाले के पास गया, जो उसका किराया बनता था वो उसको दिया, कि मैंने कहा कि भाई इसको इसके पैर को उतार कराना, और कुछ पैसे उस अम्मा को भी दिए कि ये आप रख लें, क्योंकि वो वाकई एक वायलेंट मतलब केस था, वो बिल्कुल सच था। तो ऐसे लोगों की तो चले मदद करनी चाहिए, तो लेकिन जो जानबूझ कर जिन्होंने इसको अपना कारोबार बनाया हुआ है, वो बेगारती कर रहे हैं। बहुत यार एक्टिंग करते हैं, समटाइम्स ओवर एक्टिंग भी कर जाते हैं ये भिखारी। मेरा खुद का आंखों देखा का कह रहे हैं कि ये तजर्बा है कि एक भाई ठीक ठाक बिल्कुल हट्टा कट्टा है, वो ऐसी टांग जो है ना, ऐसे लग रहा था कि जैसे इसकी टांग टूटी हुई है। वो चौक में मैं भी खड़ा हुआ था, तो वो एक भाई के पास जाता है, उससे पैसे लेता है, उसको ऐसे बोलता है कि यार दे दो अल्लाह के नाम पे, टांग वो आधी ऊपर उठाता है जैसे टूटी हुई है। तो उससे भीख लेने के बाद वो थोड़ा सा आगे आता है ना, तो मुझे लगता है कि यार बंदा ये ठीक है। तो थोड़ा सा आगे जाता है तो फिर वो ठीक ठाक पैदल चल रहा होता है, कोई टांग में कोई दर्द नहीं, कोई टेढ़ी नहीं, कोई किसी किस्म का चक्कर नहीं, फिर वो ऐसे चलता हुआ जा रहा है। तो मैं कहता हूँ यार कितना, कह रहा कि बदबख्त है। हालांकि कल को इसके साथ अगर इसकी टांग के साथ मसला हो जाए तो फिर क्या होगा। आज तो ये ठीक ठाक है, तो ये ऐसी चले दोस्तों, ये है कि बेगारती की इंतहा हो चुकी है, ऐसा नहीं करना बाकी पाकिस्तानी जो है, मैं यही कहूंगा कि हमारे हुक्मरान भी भिखारी हैं, वो अलग ऐलान बोलते हैं कि हम भिखारी हैं, और इसके बाद हमारा कोई कह लेंगे और चॉइस नहीं। और हमारी जनता तो खैर अपने मुल्क में तो मांगती है अभी,
सऊदीया, दुबई, कतर, जहाँ भी जाते हैं वही गंद डालते हैं। तो मिलते नहीं भी मिनट आपके साथ। गॉड ब्लेस यू।